नमस्कार मित्रों, जमीन जागरूकता अभियान के दूसरे वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इससे पहले हमने जमीन की भूमि का मापन कैसे करते हैं, धूर कट्ठा और बीघा क्या होता है उसके बारे में हमने चर्चा की है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको देख लें। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे लगान या मालगुजारी क्या होती है उसके बारे में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लगान क्या होती है, मालगुजारी क्या होती है, भू राजस्व और लगान में क्या फर्क है, व्हाट इज लैंड रेवेन्यू, डिफरेंस बिटवीन लैंड रेवेन्यू एंड लगान। सो आइए जानते हैं क्या करके। सो मालगुजारी और लगान क्या होता है पहले ये समझते हैं। भू राजस्व एक ऐसा कर है, कर मतलब टैक्स। भू राजस्व एक ऐसा कर है जो भूमि पर या उसकी उपज पर लगाया जाता है। जी हाँ, जो भू राजस्व है वो सिर्फ भूमि पर ही नहीं, भूमि के उपज पर भी लगाने का प्रावधान रहा है। आज तो भूमि पर ही लगती है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि मालगुजारी और लगान क्या होता है। क्या मालगुजारी और लगान दोनों एक होता है? हमने एक बड़े बुजुर्ग से पूछा था कि मालगुजारी और लगान में क्या फ़र्क होता है, और वो हमारे क्षेत्र के समझदार प्राणी, जमीन जायदाद के बारे में उनको अच्छी जानकारी है। तो जो मुझे याद आ रहा है, उन्होंने मुझे बताया था कि जब जमीन का जो टैक्स देते हैं, जब भूमि का टैक्स देते हैं तो उसको लगान कहते हैं, और जब माल मवेशी का टैक्स देते हैं उसको मालगुजारी कहते हैं। ऐसा मुझे बताया गया था। पता नहीं आपने क्या सुना हो, मैं रिपीट करता हूँ। मुझे जो बताया गया था वो ये बताया गया था कि जो भूमि है, भूमि का जो टैक्स देते हैं, भूमि का जब कर देते हैं उसको लगान कहते हैं, और माल मवेशी होते हैं एनिमल्स, गाय भैंस बैल, तो जो माल मवेशी होते हैं, माल मवेशी पर जो टैक्स लगता था उसको मालगुजारी कहते हैं। ये कितना सही है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें जमींदारी प्रथा की तरफ चलना होगा। जी हाँ, जमींदारी प्रथा भारत के स्वतंत्र होने से पहले भारत में जमींदारी प्रथा का प्रचलन था। अंग्रेजों के समय में जमींदारी प्रथा की प्रचलन थी। तो हमें जमींदारी प्रथा को समझना पड़ेगा। जमींदारी प्रथा हम समझ लेंगे तो मालगुजारी और लगान क्या होता है अपने आप ही वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। दावा है मेरा, अपने आप ही कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो जमींदारी प्रथा में 3 पार्टी होती थी। ध्यान देंगे, जमींदारी प्रथा में 3 पार्टी होती थी। सारा जमीन जो होता था वो सरकार का होता था। सरकार उस जमीन को उस एरिया के जमींदार को दे देती थी मैनेजमेंट के लिए। सारा जमीन सरकार का होता था। तो पहली मालिक सरकार। सरकार उस जमीन के रख रखाव के लिए एरिया वाइज कुछ कुछ जमीन उस एरिया के कुछ लोगों को दे देती थी, जिसको जमींदार कहते थे। तो सरकार के बाद जमीन पर किसका अधिकार हो गया? जमींदार पर हो गया। और जमींदार क्या करते थे? जमींदार सुविधा के अनुसार, लोगों के सामर्थ्य के अनुसार उस एरिया के किसानों में वो जमीन बांट दिया करते थे। जमीन सरकार की, सरकार ने जमींदार को दे दी है। तो चूंकि जमींदारी प्रथा आपको लगाना है तो पट्टे पर जमींदार को सरकार ने जमीन दे दी कि आपको ये 500 एकड़ जमीन दे दिया गया, अब इसका मैनेजमेंट आप कीजिए और टैक्स उसका आप मुझे पे कीजिए। जमींदार क्या करते थे? उस 500 एकड़ को छोटे छोटे, 1-1 एकड़, 2-2 एकड़, 5-5 एकड़, छोटे छोटे टुकड़े में बांट करके और अपने क्षेत्र के मैक्सिमम किसानों को दे दिया करते थे। अब होना यह है कि किसान उससे खेती करते थे, उससे उपज निकालते थे। तो चूंकि उससे उपज लेते थे, उस उपज का लाभ उठाते थे, इसलिए किसान जो है कुछ टैक्स वो जमींदार को देते थे।
और जमींदार उनमें से कुछ अपने पास रख करके और बाकी सरकार को दे दिया करते थे। समझ में आ रहा है? सरकार को टैक्स लेना है तो सरकार को टैक्स लेना है, आज के डेट में ले लेते हैं, बिहार सरकार को टैक्स लेना है तो बिहार सरकार का टैक्स कौन लेंगे? तहसीलदार महोदय लेंगे जो ब्लॉक में बैठे हैं। तहसीलदार महोदय हमसे कलेक्ट करते हैं और तहसीलदार महोदय हमसे इतना कलेक्ट करते हैं, पूरा का पूरा उतना स्टेट गवर्नमेंट को भेज देते हैं, क्योंकि अभी जमींदारी प्रथा नहीं है। तहसीलदार महोदय को सैलरी गवर्नमेंट देती है, इसलिए तहसीलदार महोदय को कोई कमीशन नहीं मिलेगा। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जमीन सरकार की होती थी, सरकार जमींदार को जमीन दे देती थी मैनेजमेंट के लिए, और जमींदार किसान को जमीन दे देता था खेती बाड़ी करने के लिए, रहन के लिए, बसेरा के लिए, चरवाह के लिए, किसानी के लिए, सिंचाई के लिए, जंगल बाल बगीचे के लिए। तो क्या करते थे किसान, मैं एक एग्जांपल देता हूं, किसान अगर 100 रुपए देते थे जमींदार को, किसान 100 रुपए टैक्स देते थे जमींदार को, तो जमींदार 30 रुपया अपने पास रख लें और 70 रुपये वो सरकार को भेज दिया करते थे। तो यहाँ पर दो इशू क्रिएट हो रहे हैं। मैं आपको समझाने की प्रयास ये कर रहा हूं कि जमींदार जो रकम सरकार को देता था उसे माल गुजारी या भू राजस्व कहते थे। जो किसान जमींदार को देता था, जो रकम किसान जमींदार को देता था, जमींदार को जो कुछ भी दिया जाता था टैक्स, उसको लगान कहते थे। किसान जब जमींदार को देता था उसको लगान कहते थे, और जमींदार उसमें से अपना हिस्सा रख करके बाकी वो सरकार को जो भेज देते थे उसको माल गुजारी या भू राजस्व कहते थे। सो रियल टैक्स ये माल गुजारी या माल गुजारी होती थी, जिसको भू राजस्व कहते हैं। सो माल गुजारी का मतलब भू राजस्व है, लैंड रेवेन्यू है। ठीक है, अब आपको थोड़ा और आसान तरीके से मैं समझाता हूं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर के समझाता हूं। ज्योतदार कह लीजिए या किसान कह लीजिए, किसान जमींदार को देता था 100 रुपये, तो जो भी किसान जमींदार को देगा उसको लगान कहेंगे। तो किसान 100 रुपया देता था जमींदार को लगान। जमींदार क्या करते थे, 30 रुपया अपने पास रख लेते थे, जो भी गवर्नमेंट का एग्रीमेंट हुआ होगा, तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट एग्रीमेंट करती थी कि वो 5% रख सकते हैं, 10% रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं। जमींदार महोदय एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 70 रुपये सरकार को दे देते थे, तो ये जमींदार जो सरकार को देते थे इसको मालगुजारी कहते हैं। जो जमींदार जो सरकार को देते थे उसको मालगुजारी कहते हैं, भू राजस्व कहते हैं। अब थोड़े देर के लिए ये दोनों कंसेप्ट अलग रख लीजिए। जो भी सरकार को देते हैं उसको मालगुजारी कहते हैं, भू राजस्व देते हैं। आज के डेट में हम जमींदार को देते हैं कि सरकार को? आज के डेट में सभी लोग सरकार को ही देते हैं। तो जो सरकार को दिया जाता है उसको मालगुजारी उर्दू में कहते हैं, और हिंदी में भू राजस्व कहते हैं, इंग्लिश में लैंड रेवेन्यू कहते हैं। लगान वो होती थी जो किसान जमींदार को दिया करते थे। सो अभी लगान है क्या? नहीं है। जमींदारी प्रथा समाप्त होने के बाद से लगान समाप्त, अब हम लगान नहीं देते हैं। सो जो लोग भी लगान शब्द यूज करते हो ध्यान रखें, अब हम लगान नहीं पे करते, अब हम माल गुजारी पे करते हैं उर्दू में, और नहीं तो भू राजस्व पे करते हैं हिंदी में, लैंड रेवेन्यू पे करते हैं इंग्लिश में। सो मुझे लगता है कि बहुत ही आसान तरीके से आपने लगान और भू राजस्व को समझ लिया होगा, इनके अंतर को भी समझ लिए होंगे। आपको मैं ये देखिए, ये एक्सट्रैक्ट मैंने लिया है एनसीईआरटी के 8 क्लास में। एनसीईआरटी के 8 क्लास में एक चैप्टर है, और उसमें एक ये एमसीक्यू का, एक ये सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा है। सीबीएसई का क्वेश्चन ये है कि माल गुजारी से आप क्या समझते हैं। ऐसा मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि ये बीपीएससी, यूपीएससी,
यूपीपीएससी हर स्टेट में ऐसे ऐसे एग्जाम में ये ऐसे ऑड क्वेश्चन डाल देते हैं। सो ये एनसीईआरटी के 8वीं कक्षा का ये प्रश्न पत्र है। मालगुजारी से आप क्या समझते हैं? कपड़े पर लगाकर, खेती पर लगाकर, गांवों से शहरों तक लाए या ले जाने वाले सामान पर लगने वाला कर, भारतीय व्यापार उद्योगों पर लगाया जाने वाला कर, और पांचवा अगर जोड़ना है, बीपीएससी 5-5 और डालती है, तो पांचवा जोड़ना है तो माल मवेशी पर लगाया जाने वाला कर। आप सोचिए आंसर क्या होगा, क्योंकि जितना मैंने बताया वो पूरा का पूरा यहाँ पर मेल नहीं खा रहा है। क्यों नहीं मेल खा रहा है? क्योंकि ये सबसे पहले का कंसेप्ट है। लगान और मालगुजारी का पहला कंसेप्ट ये है कि मालगुजारी गांव से शहर तक लाए या ले जाने वाले सामानों पर लगने वाले टैक्स को कहते थे। पहले जो कुछ भी व्यापार होता था गांव से शहर में, चाहे शहर से गांव में आता था, उन सामानों पर लगने वाले टैक्स को मालगुजारी कहते थे। सो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है, अगर कोई कंपटीशन में एग्जाम आता है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और ये ऑप्शन आते हैं, तो आप खेती पर लगाकर न डालें। गांव से शहरों तक लाए या ले जाने वाले सामान पर लगने वाला कर जो होता था वो मालगुजारी कहा जाता था पहले के कंसेप्ट में। अब ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ बदल चुका है। तो प्रश्न ये उठता है कि मालगुजारी कहते किसे हैं? मालगुजारी एक प्रकार से चुंगी कर होता था। जीएसटी लगने से पहले ऑक्ट्रॉय वगैरह होता था तो उसको चुंगी कहते हैं, जो गांव से शहर में लाए जाने वाले माल पर लगाया जाता था। उस कर को देने के पश्चात ही माल नगर या शहर में बिक्री हेतु लाया जा सकता था। अब क्या हुआ? जमींदारी व्यवस्था समाप्त हो गई, और जमींदारी व्यवस्था समाप्त होने के बाद भूमिधर जो वार्षिक रकम सरकार को देते हैं उसे मालगुजारी या भू राजस्व कहते हैं, लगान नहीं कहते हैं। लगान का कंसेप्ट खत्म हो गया है। ठीक है साहब। अब प्रश्न ये उठता है कि भू राजस्व की वसूली कौन करते हैं? तो राज्य में मालगुजारी या भू राजस्व की वसूली का दायित्व तो राज्य सरकार का होता है। जो खेती योग्य भूमि होती है, खेती योग्य भूमि जो है वो जो संविधान का जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में वो स्टेट लिस्ट में आता है। सो भू राजस्व की वसूली का दायित्व तो राज्य सरकार पर है, केंद्र सरकार इसकी वसूली नहीं करती है। तो राज्य सरकार किसके द्वारा करवाती है? डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर महोदय होते हैं। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, वसूल करना। तो ये कलेक्टर शब्द वहीं से आया है। रेवेन्यू को ये लोग कलेक्ट करते थे, ये जो कर होता था, कर को ये वसूली करते थे, इसलिए इनका नाम कलेक्टर था। धीरे धीरे उनके काम में कुछ और काम ऐड होते गए, उनका स्कोप बढ़ता गया, कार्य क्षेत्र बढ़ता गया, और कलेक्टर से वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते गए। कलेक्टर साहब इस काम को क्या करते हैं? ब्लॉक में, तहसील में तहसीलदार साहब को देते हैं, और तहसीलदार साहब क्या करते हैं? राजस्व लेखपाल होते हैं, उनके द्वारा जमाबंदी तैयार करवाते हैं। तो ये सारा ये जो टैक्स कलेक्शन का काम है ये तहसीलदार महोदय का है। किसानों से भू राजस्व की वसूली के आयोजन के लिए कौन जिम्मेदार है? ग्राउंड लेवल की बात हो रही है, गांव लेवल की बात हो रही है। ऐसी स्थिति में भू राजस्व संग्रह की जिम्मेदारी पटवारी द्वारा की जाती है। पटवारी का काम यह सुनिश्चित करना होता है कि जमीन के स्वामित्व और अधिकारों से संबंधित सभी रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं, ताकि ऐसी जमीन पर कर वसूली की जा सके। सो पटवारी का काम जो होता है भू राजस्व कलेक्शन फैसिलिटेट करना है। मेन काम जो है तहसीलदार का है। तहसीलदार ये काम राजस्व लेखपाल से जनरली करवाते हैं, कहीं कहीं पे पटवारी से भी ये कार्य करवाए जाते हैं। अब भू राजस्व अगर है, आपको कई क्षेत्रों में साल में 2 बार टैक्स पे करना होता है, एक रबी की फसल की कटाई के बाद, एक खरीफ की फसल की कटाई के बाद। तो 2 बार टैक्स पे करना होता है। लगान नहीं बोलेंगे, भू राजस्व पे करना होता है। अगर पे नहीं करेंगे तो
पे नहीं करेंगे तो राज्य सरकार कलेक्टर से पूछेगी कि आपने क्यों नहीं वसूला। कलेक्टर पटवारी तहसीलदार से पूछेंगे कि आपने क्यों नहीं वसूला। और उसके बाद से क्या होता है, मांग पत्र और उपस्थिति पत्र इशू होता है, समन इशू होता है। तहसीलदार महोदय समन इशू करेंगे कि चलिए आप हमारे यहाँ पास हाजिर हो, आपने अपने ज़मीन का अभी तक राजस्व, भू राजस्व, माल गुजारी क्यों नहीं जमा की। आप वहाँ पर जाकर के जस्टिफाई कीजिए अपने रीजन, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पे कर दीजिए। अगर आप जाएंगे ही नहीं या नहीं पे करेंगे तो अरेस्ट वारंट इशू होगा, और डिटेंशन मतलब जेल में डाल दिए जाएंगे। रेवेन्यू, जी हाँ, पहले के लोग ऐसा ही होता था, अगर वो टैक्स नहीं पे करते थे तो उनको अरेस्ट भी किया जाता था, उनको जेल में डाल दिया जाता था। अच्छा, मान लीजिए कि आप बुलाने पर पहुंच भी नहीं रहे हैं, पे भी नहीं कर रहे हैं टैक्स, पकड़ में भी नहीं आ रहे हैं, एरिया छोड़ के कहीं भाग गए हैं, सरकार क्या करेगी। एरिया छोड़ के आप भागे हैं ना, ज़मीन नहीं भागी है, आपका घर नहीं भागा है, आपके घर और ज़मीन को अटैच करेगी, जिसको हिंदी में कुर्की बोलते हैं। और अटैच करने के बाद से सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सबसे पहले घर में जो मूवेबल प्रॉपर्टी मिलेगी, चल संपत्ति, घर में जो चल संपत्ति मिलेगी सबसे पहले उसको सेल कर देगी। अगर उतने उसके बेचने से उसका मालगुजारी वसूल हो जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है, सबसे देखिए, सबसे पहले अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी होता है। आपके घर में मूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, घर में बाकी सब जितने आइटम हैं, मैक्सिमम आइटम मूवेबल आइटम है, तो पहले उनका अटैचमेंट एंड सेल होगा। अगर इससे काम नहीं चलता है तब अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपका घर भी हो सकता है, आपका बाग बगीचा भी हो सकता है, आपका जगह ज़मीन हो सकता है, आपकी खेती बाड़ी भी हो सकती है। इनमें से किसी को या सबको बेच करके और जो भू राजस्व है उसको वसूला जाएगा। सो आप भू राजस्व को पे करने की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। समझदारी इसी में है कि हर 6 महीने में जितना भी भू राजस्व होता है उसको पे करते रहिए। नहीं पे करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट लगता रहता है। आप सोच रहे हैं कि आप 5 साल में पे कीजिए, 5 साल में उसका इंटरेस्ट भी उसमें लगेगा। सो अगर इंटरेस्ट नहीं, अगर उसका ब्याज नहीं देना चाहते हैं तो हर 6 महीने में अपना भू राजस्व पे करना सीख लीजिए, आदत बना लीजिए। प्रश्न ये है कि जमींदारी युग में लगान न दे पाने पर जमींदार किसानों की जमीन, किसानों के खेत हड़प लेते थे। आप लोगों को पता है, जमींदारी युग में अगर जमींदार को अगर किसान लगान नहीं देते थे, लगान नहीं देने के कारण उनका ज़मीन हड़प लिया जाता था, उनका ज़मीन वो वापस ले लेते थे। क्या आज भी यही रूल हम फॉलो करते हैं? कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं, अंग्रेज़ों का ज़माना ख़त्म हो गया। लेकिन जो लोग ये इससे पहले वाला ये ध्यान से सुने होंगे उनका आंसर होगा हाँ, टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि पहले बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता हो सकता है कि पहले सुनवाई ही ना होती हो, लेकिन अभी टैक्स बहुत मार्जिनल होता है, सुनवाई भी होती है। और इसलिए अगर आप पे नहीं करेंगे टैक्स तो आपको डिमांड लेटर इशू होगा, आपको समन इशू होगा, अरेस्ट वारंट इशू होगा, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी होगा, और अगर वो कुछ भी नहीं हुआ तो इस ज़मीन को अटैचमेंट भी कर लेंगे। सिर्फ अटैचमेंट ही नहीं करेंगे, हड़प ही नहीं लेंगे, बेच भी देंगे, क्योंकि इनको ज़मीन का भू राजस्व वसूल करना है। सो इसलिए अपना भू राजस्व